हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और पिछले वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया था शेरशाह के बारे में और बस शेरशाह की जीवनी और उनके कुछ कार्यों के बारे में चर्चा किए थे। लेकिन आज जो है उनकी चर्चा जो है प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे कि शेरशाह की जो प्रशासनिक विभाजन और उसकी भू राजस्व नीति और उनके जो अन्य जो कार्य हैं उसके बारे में मुख्य मुख्य बिंदु पर आज हम चर्चा करेंगे। जो परीक्षाओं में जिस तरह से पूछे जाते हैं वैसे वैसे जो है बताने का मैं प्रयास करता हूं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो है शेरशाह के बारे में, क्योंकि अफगानों में हम देखते हैं कि शेरशाह अफगान थे, तो अफगानों में जनजातीय एक स्वतंत्रता की भावना थी उन लोगों में। इसके पहले हम देखते हैं कि बहलोल लोदी यानी लोदी वंश के जो बहलोल लोदी थे वह अमीरों को अमीर आली कहा करता था और उनके साथ जो अमीरों के साथ क्या कालीन पर बैठा करता था नीचे। और उसी तरह देखते हैं कि सिकंदर लोदी ने भी जो है अपने अमीरों को नियंत्रित करने की कोशिश की, जिससे मुक्ति या बलि की आय को लेखाबद्ध करना शुरू किया था। शेरशाह ने भी जो है राजतंत्र को जो है शक्तिशाली बनाना चाहा और प्रशासन को केंद्रीकरण पर बहुत ही बल दिया। माना जाता है कि शेरशाह का मॉडल जो है कुछ हद तक अलाउद्दीन खिलजी के मॉडल से प्रभावित था और इसी मॉडल ने देखते हैं अकबर के मॉडल को भी प्रभावित किया। इस तरह से देखते हैं कि शेरशाह का जो प्रशासन था वह केंद्रीय था या प्रांतीय था या बहुत ही विवादास्पद है। लेकिन फिर भी कई इतिहासकारों का भी मानना है, क्योंकि यह कई जो है प्रशासनिक विभाजन में कई सरकारें और परगनाओं में जो विभाजित किया था या जो है केंद्रीय होगी, इस तरह से बातें हुई थी। खैर जो भी हो, लेकिन इनका एक प्रशासन व्यवस्था था और वो प्रशासन व्यवस्था में बहुत कुछ सुधार किए थे और इसी मॉडल को जो है अकबर ने भी जो प्रभावित किया, अकबर ने भी अपनाया था और अकबर ने भी अपने समय में बहुत कुछ सुधार किए थे। तो अकबर के मॉडल को काफ़ी प्रभावित किया था यह शेरशाह का जो है प्रशासनिक व्यवस्था। अबुल फजल बताते हैं कि शेरशाह जो है का साम्राज्य जो था कई सरकारों में विभाजित था, यानी कहा जाता है 63 सरकार में विभाजित था। और उनके अनुसार कहा जाता है कि ये 16 सरकार जो थी वह बंगाल में थी और 47 सरकारें जो थी देश के अन्य भागों में यह थी। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो है इनका प्रशासनिक विभाजन में कि सबसे पहले देखते हैं कि साम्राज्य जो है एक पूरा हिंदुस्तान था, साम्राज्य था और वह कई सरकारों में विभाजित था, यानी कई सरकारों में विभाजित था। और बस जो सरकारें थी वह कहा जाता है 30 सरकार, अभी मैंने बताया कि 63 सरकारों में विभाजित था। 16 सरकार जो है बंगाल में था, 16 जो है बंगाल में और 47 जो है अन्य क्षेत्रों में जो है विभाजित था। ये अबुल फजल बताते हैं अपने अनुसार। तो सरकार जो है दो प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे, जैसे प्रांतीय हम लोग समझ लेंगे कि सूबा जिसको हम कह सकते हैं सरकार, तो दो अधिकारी हुआ करते थे। एक था हमारा सिकंदरान और दूसरा था मुंसिफान। ये दो कार्य थे, लेकिन इनका कार्य क्या था? सिकंदर का कार्य क्या था? कानून और सामान्य प्रशासन को देखना और यहाँ तक कि जो है फौजदारी मामलों को यानी फौजदारी मुकदमों को भी देखभाल करने का यही था हमारा सिकदार का काम था। सिकदारान। दूसरा हमारा है मुंसिफान। तो मुंसिफान का कार्य क्या था? राजस्व वसूलना। इसका क्या काम था? राजस्व वसूलना। और यह भी जो है दीवानी मुकदमों को भी जांच करता था। यानी सिकदार का काम था फौजदारी मुकदमों की देखभाल करना, लेकिन मुंसिफ का था दीवानी मुकदमों का जांच करना। यही था हमारा सरकार के अधीन में दो मुख्य जो है अधिकारी। अब हम देखते हैं परगना का। दूसरा देखते हैं, क्योंकि प्रशासनिक विभाजन में साम्राज्य, सरकार, परगना और गांव में विभाजित था। तो अब हम देखते हैं कि परगना में कुछ प्रमुख अधिकारी है, सिकदार है, आमिल है, कानूनगो है, कारकुन है। तो इनका अपना अपना क्षेत्र था और अपना अपना काम करने का। सिकदार का काम परगने में कानून व्यवस्था और सामान्य प्रशासन कार्य देखना था। सिकदार का कार्य क्या था? देखिए, पहला तो हमारा सिकदार है, इसका काम था परगने में कानून व्यवस्था और सामान्य प्रशासन का कार्य देखना, यही सिकदार का काम था। दूसरा है राजस्व संबंधी जिम्मेवारी आमिल के अधीन में थी। आमिल क्या थी? राजस्व संबंधी
याद रखेंगे। आमिल किस कार्य से संबंधित है? राजस्व संबंधित जिम्मेवारी आमिल की थी, तो राजस्व संबंधित था। ये मिलान चिन्हों में भी जो है प्रश्न पूछे जाते हैं इस तरह से, इसको ध्यान में रखेंगे। अब अगला है कानूनगो। कानूनगो जो है ये क्या है? कानूनगो का कार्य था शासक को जो है परगने की हालात से वाकिफ करवाना था। यानी कानूनगो का यही मतलब हुआ कि शासक या जो थे उस शासक को जो है उस परगने में क्या परिस्थितियां हैं, क्या हालात है, वो परिस्थितियों का जो रूबरू कराना, ये हमारा कानूनगो का यही कार्य था। इसके बाद देखते हैं सिकदार की सहायता के लिए जो है, ये सिकदार के लिए जो सहायता के लिए जो है राजस्व विभाग में एक लिपिक होते थे जिसे कारकुन कहा जाता है। पूछा जाता है कारकुन क्या थे, तो ये राजस्व लिपिक होते थे जिसे कारकुन कहलाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी हैं ये चारों, तो ध्यान रखेंगे। ये मिलान चिन्ह में भी पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी पूछे जाते हैं, तो ये सब याद रखेंगे। अब हम देखते हैं कि जो है गांव के बारे में। गांव का दो प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे, प्रमुख। एक था हमारा पटवारी, दूसरा था मुकद्दम। पटवारी का कार्य क्या था? पटवारी का कार्य था किसानों और उसके जो है जोतों के बारे में रिकॉर्ड रखना। यानी किसान का और उसके जितने भी सारे कार्य था, कितने जमीन पर जोत तो करते हैं, इस सारा रिकॉर्ड अभिलेख लिखना था। इसका यही काम था कि रिकॉर्ड रखना, अभिलेख लिखना, एक बही खाता में जो है वो लिखा करता था। पटवारी इसका काम यही था। दूसरा था मुकद्दम। मुकद्दम गांव के में जो राजस्व वसूली करना, इसका क्या था? गांव में राजस्व वसूली करना। हालांकि जो है गांव का जो मुखिया होते थे उसका कार्य था कि गांव की सारी चीज देखभाल करना उसके अधीन में था। उसकी गांव को जो है विकास डेवलपमेंट करने के लिए सारा कार्य था। तो पटवारी और मुकद्दम का दो कार्य था। मुकद्दम का गांव में राजस्व वसूली करना इसका काम था। तो गांव में इस तरह से हुआ करता था। इसी तरह जो है ये हमारा शेरशाह का जो है जो क्षेत्र था प्रशासनिक विभाग था। तो एक महत्वपूर्ण एक विभाग है इसका, शेरशाह का एक महत्वपूर्ण विभाग जो है कुछ है। जैसे हम देखते हैं दीवान आरिज, ये सैन्य विभाग था। क्या था? सैन्य विभाग था, दीवान आरिज। शेरशाह ने दाग और हुलिया की पद्धति को पुनर्जीवित किया था, क्योंकि शेरशाह ने जो है अलाउद्दीन खिलजी के मॉडल पर ही जो है सैन्य सुधार करते हुए हुलिया और दाग प्रणाली को पुनः प्रारंभ किया था। तो ये जो है दाग और हुलिया पद्धति को पुनर्जीवित किया था ये हमारा शेरशाह ने। दूसरा है हमारा प्रमुख अधिकारी जो थे दीवान इंसाफ, ये पत्राचार से संबंधित थे, यानी पत्राचार करते थे। और तीसरा हमारा था दीवान कजा या न्याय विभाग था। न्याय विभाग भी एक अलग था, जो महत्वपूर्ण विभाग था, जो न्याय का कार्य अलग होता था। दीवान रसालत यह धर्म संबंधित था। ये भी मिलान चिन्ह में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। दीवान आरिज, दीवान इंसाफ, दीवान कजा और दीवान रसालत, ये महत्वपूर्ण अधिकारी जो है विभाग हुआ करते थे। ये महत्वपूर्ण विभाग है और विभाग के जो है यदि हमारे जितने भी विभाग हैं, विभागों के सबके एक अलग अलग भी जो है अध्यक्ष भी हुआ करते थे। तो इस तरह से देखते हैं कि प्रशासनिक कार्यों हम देखते हैं कि दोआब के क्षेत्रों में जो है भू राजस्व। अब हम देखते हैं भू राजस्व व्यवस्था में, क्योंकि दोआब क्षेत्र में हम देखते हैं सबसे, क्योंकि गंगा जमुना का जो दोआब है, दोआब के क्षेत्र में जो है भू राजस्व का जो प्रबंधन जो था और उसकी प्रशासनिक कार्यों के लिए सरकार ही जो सर्वोच्च इकाई वहां पर था, वहां पर सरकार ही सर्वोच्च इकाई के रूप में था। लेकिन कुछ अन्य क्षेत्रों में जो है सुरक्षा और प्रशासन को ध्यान में रखते हुए जो है एक अन्य प्रशासनिक इकाई को अपनाया गया था। वह था, उसका नाम था विलायत। वह विलायत के नाम से जाना जाता था, क्योंकि अलग से सुरक्षा प्रशासन व्यवस्था अपनाया गया था और उसी को एक अलग नाम दिया गया था, विलायत नाम रखा गया था। विलायत में कुछ ऐसे सरकारें शामिल थी, जैसे हमारा देखते हैं, जैसे मालवा हो गया। मालवा विलायत के रूप में जो महत्वपूर्ण जो रखा गया था, मुल्तान था। और इसके साथ साथ देखते हैं कि जो है बंगाल, राजपूताना, ये सब था। बंगाल, राजपूताना, ये सब क्षेत्र थे। तो इस तरह से शामिल विलायत का गठन भी किया था, शेरशाह ने किया था। अब हम देखते हैं कि भू राजस्व व्यवस्था में क्या किए। शेरशाह ने कृषि योग्य भूमि और प्रति भूमि को मापन के कार्य अहमद खान को सौंपा था। पूछा जाता है प्रश्न कि ये प्रति भूमि और योग्य भूमि बनाने के लिए किसे जो है सौंपा गया था, तो अहमद खान को सौंपा था, जिसने एक ब्राह्मण की मदद से पूरा किया था।
एक ब्राह्मण की जो है मदद से जो है ये अहमद खान ने पूरा किया था। ये सर्वेक्षण जो होती है, ये सर्वेक्षण किया गया और सर्वेक्षण के आधार पर एक रजिस्टर तैयार किया गया। पूरा जितने भी है सभी रजिस्टर तैयार किया गया, जिसे खसरा खतौनी के नाम से पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है खसरा खतौनी सब क्या समझते हैं। खसरा खतौनी जो है एक रजिस्टर तैयार किया गया था। खसरा खतौनी उसी को कहा गया जो कृषि योग्य भूमि और प्रतिभूमि को एक मापन का कार्य सौंपा गया था और सर्वेक्षण किया गया था, और सर्वेक्षण के आधार पर एक रजिस्टर तैयार किया गया, उसी को खसरा खतौनी के नाम से जाना जाता है। यही पूछा जाता है। तो ये हो गया खसरा खतौनी कहा गया। अब हम देखते हैं कि जो मापन के कार्य के लिए, क्योंकि शेरशाह ने जो मापन कार्य के लिए क्या किया, 32 अंक वाला एक गज सिकंदरी का प्रयोग किया। गज सिकंदरी और सन की डंडी के काम में लाया जाता था। यही मापन का कार्य के लिए किया गया था। फसलों की दरों की सूची के लिए जो है राजस्व निर्धारण की तैयार की थी। फसल की जो दर होती है कि कितना फसल का कितना दाम होनी चाहिए, ये फसल दरों की एक सूची बनाई शेरशाह ने और उसी जो है राजस्व निर्धारण किया और एक राजस्व निर्धारण करके तैयार किया था इसे शेरशाह ने, जिसे राय कहा जाता है। पूछा जाता है कि रई या राय, ये दोनों कह सकते हैं, रई या राय किसे कहा जाता है। प्रश्न पूछे जाते हैं रई या राय से क्या तात्पर्य है, तो ये यही है कि फसल दरों की सूची जो राजस्व निर्धारण करने के लिए जो तैयार की गई है थी, उसे राय कहा जाता था। यही जो है प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से जो है कहा गया। एक था हमारा जो है इस भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत जरिमाना। वह जरिमाना क्या है? जरिमाना भूमि मापने का शुल्क था। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है और ध्यान में रखेंगे कि भूमि मापने का शुल्क था जरिमाना, जो भूमि कर का 2.5%, कितना भूमि कर का जो है 2.5% जो है 2.5% जो होता था जरिमाना। ये क्या था? भूमि मापने का एक शुल्क था। याद रखेंगे, भूमि मापने का शुल्क था। दूसरा हमारा है मुहसिलाना। मुहसिलाना का मतलब हुआ कर वसूली का शुल्क था। ये भी याद रखेंगे, ये भूमि मापने का शुल्क था जरिमाना, लेकिन मुहसिलाना क्या था? कर वसूली का शुल्क था। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए इससे। तो ये भूमि का जो है कर का 5% होता था। याद रखेंगे, भूमि टैक्स का जो है 5% ये मुहसिलाना लेता था। कर वसूली का एक शुल्क था, ये याद रखेंगे। तो देखते हैं आगे कि प्रत्येक भू अधिकारी जो भूमि का जो धारक था, भूमि का, और राजस्व दाता जो राजस्व देता था और भूमि का जो मालिक था, वो अपने घर का 2.5% जो है, कितना 2.5% सार्वजनिक कोषागार में जमा करवाते थे। क्यों करवाते थे? जमा करवाते थे कभी दुर्घटना हो जाए या प्राकृतिक प्रकोप हो जाए, आपदा हो जाए, उसी के खर्च के लिए जो है आपदाओं में खर्च किया जाता था। इसीलिए जो है प्रत्येक भूधारी और राजस्व दाता अपने घर का 2.5% जो है लिया जाता था, रखा जाता था। इसके बाद देखते हैं कि शेरशाह जो अपने भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत अनाज के रूप में भी संग्रह कर भंडारण किया जाता था। यानी अनाज को जमा करके भंडारों में रखा जाता था और भूमि कर दोनों रूपों में दिया जाता था, नगद रूप में और अनाज के रूप में, दोनों रूप में दिया जाता था। लेकिन मदद करते थे, उसे प्राथमिकता भी दी जाती थी। प्रत्येक किसान को कबूलियत लिखना पड़ता था कि हमारा ये है, ये सारा चीज है, तो सारा कबूलियत लिखना पड़ता था, जिसमें भूमि का क्या था? कबूलियत में भूमि का विवरण, श्रेणी, क्षेत्रफल और लगान की रकम। तो लगान की रकम का स्पष्ट उल्लेख होता था। एक जो है पट्टा कबूलियत जो लिखते थे, इसमें पूरी तरह से स्पष्ट उल्लेख होता था कि भूमि का जो है विवरण, उसका श्रेणी, उसका क्षेत्रफल, लगान की रकम, ये सब स्पष्ट उल्लेख किया जाता था। किसान के द्वारा कबूलियत लिखने के बदले उसे राज्य की ओर से क्या दिया जाता था? पट्टा दिया जाता था। राज्य की ओर से पट्टा दिया जाता था, उसका जो है प्रमाण हुआ करता था, पट्टा में सब कुछ लिखा रहता था, वो पट्टा दिया जाता था। क्योंकि कबूलियत जब होता था तो राज्य की ओर से उसे पट्टा दिया जाता था कि आपके पास ये सारा चीज है, आपका विवरण है, सारा चीज है, तो ये पट्टा दिया था। आज भी जमीन की जो रजिस्ट्री करवाते हैं तो उसका भी एक पट्टा होती है, वो पट्टा होती थी। उपज के अनुसार भूमि के 3 वर्गों में बांटा गया। पहला उत्तम, दूसरा मध्यम, तीसरा निम्न। ये 3 प्रकार के जो है भूमि को बांटा गया था, भूमि के 3 वर्गों में।
तो ये भूमि या भू राजस्व अंतर्गत हम देखते हैं कि टोडरमल की जो सहायता से ही शेरशाह ने भू राजस्व व्यवस्था को निर्धारित किया था। ये टोडरमल जो है एक निर्धारित किया था, टोडरमल की सहायता से ही जो है ये भूमि भू राजस्व नीति लागू किया था, और इसे टोडरमल की बंदोबस्त भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टोडरमल की बंदोबस्त भी कहा जाता है, जो भू राजस्व व्यवस्था को निर्धारित किया था। यहाँ पर अब एक देखते हैं कि भू राजस्व व्यवस्था में अकाल, अनावृष्टि, प्राकृतिक प्रकोप के आधार पर भी लगान की माफी दी जाती थी। अगर मान लीजिए कहीं अकाल पड़ जाए या अनावृष्टि हो जाए या प्राकृतिक प्रकोप हो जाए तो लगान के दरों में भी जो है रियायत दी जाती थी, माफी दी जाती थी। ऐसी भी व्यवस्था शेरशाह ने किया था। अगला हम देखते हैं कि विशेष परिस्थितियों में सरकार द्वारा किसानों को कर्ज देने की व्यवस्था थी। यानी किसान के लिए भी जो है किसानों को कर्ज देने की व्यवस्था थी विशेष परिस्थितियों में। अगर उसके पास धन नहीं है, पूंजी नहीं है, तो पूंजी की व्यवस्था जो है शेरशाह यानी करवाते थे। तो शेरशाह का भू राजस्व सुधार में सबसे पहले देखते हैं उत्पादन में वृद्धि, रैयतों यानी किसानों की सुरक्षा, राजकीय आय में वृद्धि, यही उनका मुख्य था भूमि सुधार के लिए। तो भूमि या भू राजस्व व्यवस्था में यही था इनका। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो है शेरशाह का जो है कौन कौन से मुख्य कार्य किए थे, उन कार्यों के बारे में चर्चा करते हैं। शेरशाह ने आरंभ में अलाउद्दीन खिलजी के अनुभव और सैनिक संगठन का मूलभूत सिद्धांतों को स्वीकार कर संगठित किया था। यानी अलाउद्दीन खिलजी के जो सारी अनुभव थे, उनके जो सैनिक संगठन की जो प्रक्रिया थी, वह जितने भी उनके मूलभूत सिद्धांत थे वह शेरशाह ने स्वीकार कर और अपने जो है प्रशासनिक व्यवस्था में को संगठित किया था। शेरशाह ने नियमित सेना की जो है व्यवस्था की थी। नियमित सेना की व्यवस्था करके जो एक सेनापति के अधीन था, और जो सेनापति के अधीन था वो सम्राट यानी जो राजा के प्रति जो है प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होते थे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जो जितने भी शेरशाह के नियमित सेना थी वो किसके प्रति उत्तरदायी थे? तो सम्राट के प्रति के रूप में जो उत्तरदायी होते थे। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शेरशाह के उत्तराधिकारी इस्लाम शाह ने जो है सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया था, लेकिन शेरशाह ने जो 4 भागों में जो है सैनिक भागों में बांटा था, 4 भागों में बांटा था। पहला था घोड़पदाती सेना, दूसरा घुड़सवारी सेना, तीसरा हाथी और चौथा तोपची। शेरशाह ने 4 प्रमुख सड़कों का निर्माण करवाया था। 4 कौन से? जो सबसे लंबी जो सड़कें हैं वह सड़क जो है वो सुनारगांव यानी बंगाल से लेकर लाहौर तक ये था पहले, अभी तो कट कम हो गई। ये जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड जिसको अभी कहा जाता है, NH2 जो कहा जाता है आज के परिप्रेक्ष्य में। तो ग्रैंड ट्रंक रोड जो है ये शेरशाह ने ही जो है बनवाया था, जो हमारा सुनारगांव यानी बंगाल से लेकर लाहौर तक किया हुआ था, जो पाकिस्तान का क्षेत्र है। तो आगरा से मांडू, दूसरा आगरा से मांडू, तीसरा आगरा से जोधपुर होते हुए चित्तौड़ तक था। चौथा हमारा लाहौर से मुल्तान तक था। ये 4 प्रमुख सड़कें अपने समय में कार्य किए थे। शेरशाह ने अपने राज्य में सराय की व्यवस्था करवाया था, जो लोगों को ठहरने के लिए जो है सराय की व्यवस्था किया था। लगभग कहा जाता है 1700 सराय थी इनकी। सड़कों के किनारे वृक्ष लगा हुआ करते थे और कुएं, वृक्ष और कुएं खुदवाए गए थे, क्योंकि राही को जो है छाया के लिए ये सड़कों किनारे वृक्ष और कुएं का व्यवस्था करवाई थी। सराय जो है डाक चौकी यानी डाक चौकी का कार्य भी करते थे। एक तरह से सराय जो है डाक चौकी का कार्य भी क्या करते थे? न्याय और दृढ़ता और निष्पक्षता से लागू करवाते थे। बहुत ही न्याय से और बहुत ही दृढ़ता से और बहुत ही निष्पक्ष भाव से जो है इनके समय में होती थी न्याय। तो शेरशाह ने जो है सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की थी। ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सब परीक्षाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शेरशाह ने जो है चांदी का रुपया चलाया जो 178 ग्रेन का था। फिर तांबा का दाम चलाया जो 380 ग्रेन का था। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और ये इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान में रखेंगे। इनके समय में साम्राज्य टकसालों की संख्या कितनी थी? 23 थी, जो
सिक्के या रुपये जो जो छपते हैं, जो सिक्के जो है, सिक्के छपने की जहाँ टकसाल होती है वो सारा जो है टैक्स इनकी बताई गई है। शेरशाह के समय में फारसी और स्थानीय भाषाओं में भी राजकार्य होते थे। जितने भी सारा राजकार्य होते थे सभी स्थानीय भाषाओं में और फारसी में भी जो हुआ करते थे। शेरशाह ने जो राजधानी दिल्ली में दान का एक लंगर स्थापित करवाया था, जो लगभग 500 असरफी प्रतिदिन खर्च होता था। ये 500 असरफी जो है ये सिक्के थे जो खर्चा होती थी इनके दान के लिए। शेरशाह के काल में ही जौनपुर के मलिक मोहम्मद जायसी ने जो है पद्मावत की जो है रचना की थी। इन्हीं के काल में जो है हमारे जो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। और कांगो ने कहा है कि शेरशाह के बारे में क्या कहा कि वह बाहर से मुस्लिम और अंदर से हिंदू था। शेरशाह के बारे में कांगो ने कहा, ये किसने कहा, ये याद रखेंगे, कांगो महोदय ने कहा कि शेरशाह के बारे में वह बाहर से जो है मुस्लिम और अंदर से हिंदू था। शेरशाह ने जमुना नदी के किनारे एक नया शहर बनवाया था, जिसे अब पुराना किला का नाम से जाना जाता है। उसके अंदर बनी एक और सुंदर एक मस्जिद जो है अभी शेष है, अभी उस मस्जिद उसकी शेष है। सासाराम का मकबरा शेरशाह ने अपने जीवन काल में ही बनवाया था। याद रखें, अपने जीवन काल में ही जो है सासाराम का मकबरा बनवाया था। और यह एक झील के बीचों बीच में है। कनिंघम महोदय ने क्या कहा, ये दूसरे ताज नाम दिया गया। तो इस तरह से जो है प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको नोट डाउन कर लेंगे। और यह शेरशाह का जो है भूराजस्व प्रशासन से कुछ जो है अन्य उपलब्धियां थी। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।